हेलो दोस्तों। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है। वो रिलेटेड है रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। रिलायंस इंडस्ट्री ने ये कमिट किया था कि वो अपनी कंपनी को डेप्ट फ्री कंपनी बना देगी। उसी समय क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आखिर कोई कंपनी अपने आप को डेप्ट फ्री कंपनी कैसे बना सकती है। आखिर क्या प्रोसीजर यूज़ किया रिलायंस कंपनी ने जिससे उसकी कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी हो गई। फिर दूसरी चीज़ मेरे मन में आती है कि आखिर डेप्ट फ्री हो जाने से क्या कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है या कंपनी ज़्यादा अच्छी कंसिडर की जाती है। हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि आखिर कोई कंपनी डेप्ट फ्री बन भी जाए तो उससे उसका क्या बेनिफिट होगा, उसकी मार्केट रेपुटेशन में क्या चीज़ें डिफर करेंगी। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक ऐसी केस स्टडी जो रिलेटेड है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर और ये क्वेश्चन मार्क की तरह क्रिएट करती है, हाउ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बिकम नेट डेप्ट फ्री। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये बात है कुछ पुरानी सी, 2019 की बात है। एक एजीएम चल रही थी, 42 एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग थी। एजीएम बेसिकली होती है कि हर साल के एंड होने के बाद अपनी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बुलाती है और उसको अपना ब्यौरा देती है कि उसने पिछले साल क्या क्या किया है और आने वाले समय में वो क्या क्या करने वाली है। उस समय जब मुकेश अंबानी जी खड़े हुए तो लोगों की आस थी कि कुछ अलग से वो कुछ बोलेंगे, कुछ नया वो बोलेंगे। और ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने कमिटमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से खड़ा होना जानता है। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के पीछे लग जाती है। शायद वो डायलॉग मुकेश अंबानी के लिए ही लिखा गया था, या यूं कह लिए कि आज ये डायलॉग सिर्फ इन्हीं के लिए ही फेवरेबल कह सकते हैं। बेसिकली 2019 में जब एजीएम हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम ये प्रण लेते हैं, हम ये कोशिश करेंगे, हम ऐसा एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 18 मंथ्स, जो कि खत्म होगा 31 मार्च 2021 में, हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी कंपनी को जीरो डेप्थ कर लेंगे, यानी कि डेप्थ की जो मात्रा है वो बिल्कुल जीरो कर लेंगे। और हम इसी प्रोस्पेक्ट्स में बात कर रहे हैं। हम बहुत सारे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हैं और जो आज कंज्यूमर की सबसे बड़ी नीड है हम उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बेसिकली जब कंपनी ने जियो स्टार्ट किया था तो जियो से उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में एफएमसीजी प्रोडक्ट, क्योंकि हर घर की जरूरत है, तो सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू होती है एफएमसीजी प्रोडक्ट की, जिसको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना रिलायंस रिटेल के थ्रू हम इन चीजों को डेवलप करें। और सोने पे सुहागा हो गया। ये जो टाइम चल रहा था कोरोना का, यहां पे कुछ ऐसा हुआ कि कोरोना की वजह से सारी कंपनियों की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन था, कोई सेल नहीं थी, कोई परचेज नहीं थी, तो मार्केट वैल्यू हर शेयर की गिरना शुरू हो गई। जब हर कंपनी की मार्केट वैल्यू गिर रही थी, लोगों की शेयर प्राइस गिर रही थी, उस समय मुकेश अंबानी ने अपना दांव चला और अपने सारे ग्लोबल पार्टनर्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और उनसे कहा कि क्यों ना ये बेस्ट मोमेंट है हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, जिससे क्या होगा कि आपको सस्ते रेट पे, क्योंकि ऑलरेडी शेयर प्राइस बहुत लो चल रही है और क्योंकि ये एक रेपुटेटेड कंपनी है, आने वाले टाइम पे ये बढ़ेगी, तो क्यों ना आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, जिससे हमारी भी ग्लोबल मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और इससे कंपनी एज अ होल को भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट बात आती है कि आखिर डेप्ट फ्री बनने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। यूजुअली शेड्यूल 3 फॉलो किया जाता है एज पर कंपनीज एक्ट बैलेंस शीट को बनाने के लिए, बट क्योंकि एक सिंपल फॉर्मेट रहता है ये टी शेप बैलेंस शीट, हम इसके थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। होता क्या है कि जब आप एसेट बैलेंस शीट की बात करते हो तो एक हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। ऑपोजिट साइड जब लायबिलिटी साइड की हम बात करते हैं तो होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और डिबेंचर्स एंड लोन। अगर आप लोगों को पता हो तो आपको ये जानकारी होगी कि जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी का कॉलम होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं, जिसका मतलब है कि जितने मेरे पास एसेट्स हैं उतनी ही मेरे पास लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी दो केस की हो सकती है, एक हो सकती है शेयर कैपिटल की और एक हो सकती है डिबेंचर्स की। शेयर कैपिटल की बात अगर हम करेंगे तो शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो पूंजी जो मालिक ने खुद ने लगाई है और डिबेंचर्स का मतलब होता है वो पूंजी जो हमने बाहरी वालों से ली है। अब जब ये दोनों पूंजी कंपनी पर लगाई जाती है, कंपनी वर्क करती है, कंपनी प्रॉफिट क्रिएट करती है, तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहली हिस्सेदारी हम अपने कर्जदारों को देते हैं, क्योंकि हमने इनसे कर्जा लिया है। तो सबसे पहले हम इनको पे करते हैं। इनको पे करने के बाद जो सारे टैक्सेस हैं वो सब पे करने के बाद अगर कंपनी के पास कुछ बैलेंस बचता है, ध्यान दीजिएगा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अगर कंपनी के पास बैलेंस बचता है तो उसके बाद कंपनी के मालिक वो पैसा उठाते हैं
और अल्टीमेटली ये जो दोनों शेयर कैपिटल हैं और डिबेंचर्स हैं, ये दोनों का जो टोटल होता है वो एसेट के बराबर होता है। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने सोचा कि क्यों ना हम इस डेप्थ को जीरो कर दें। अब पॉइंट है कि अगर आप ये डेप्थ जीरो करोगे तो बट ऑब्वियस सी चीज है, आपको शेयर कैपिटल उतना चाहिए। तो शेयर कैपिटल का ही दाव उन्होंने चला। उन्होंने बहुत सारी दूसरी कंपनियों को कॉन्टैक्ट किया और उनसे कहा कि कोरोना का टाइम बहुत ही बेस्ट टाइम है जहां पे आप हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी शेयर प्राइसेस बहुत लो हैं। और इनकी बात को बहुत इंपॉर्टेंस मिली और फाइनली 11 कंपनियों ने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जो कि टोटल बन के बन जाता है 1,15,693.95 करोड़। आपके सामने मैं एक लिस्ट भी प्रोड्यूस कर रहा हूं जो आप देख सकते हो कि बड़ी से बड़ी कंपनियां, चाहे वो फेसबुक थी, चाहे वो KKR थी, चाहे वो बहुत सी बड़ी बड़ी दुबई की कंपनियां थी, इन सब ने अपनी कंपनी से पैसा निकाल करके रिलायंस में डालना जरूरी समझा, क्योंकि उनको लग रहा था कि रिलायंस एक ग्रोइंग कंपनी है और ग्रोइंग कंपनी की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ेगी। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और यही इनके लिए एक रामबाण इलाज की तरह यूज हुआ, क्योंकि अब जब पैसा आ रहा था उस पैसे से कंपनी ने एक तरीका सोचा कि वो अपने डिबेंचर्स की पेमेंट कर देंगे और डिबेंचर की पेमेंट करने के बाद अब सिर्फ शेयर कैपिटल बच जाएगा। तो यही वो तरीका उन्होंने यूज किया कि शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर लेंगे और डिबेंचर्स को वाइंड अप कर देंगे। यहां पे भी वो रुकने की कोशिश नहीं करते हैं। वो कहते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी, भाई हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी है, उनको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको भी ऑप्शन देना जरूरी है कि भाई अगर आप भी हमारी कंपनी में कुछ और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उन्होंने अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनको एक ऑफर दिया राइट इशू का। राइट इशू का मतलब होता है कि जो कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, हम उससे कहते हैं कि अगर आप कंपनी में और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। भाई मुझे तो पैसों की जरूरत है, मैं तो डिबेंचर्स को पे ही कर रहा हूं, आप नहीं दोगे तो मैं दूसरे से लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हमारे खुद के मालिक, हमारे खुद के जो पार्टनर्स हैं, जो काफी समय से हमारे पास कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम उनको भी मोटिवेट करें। तो जब उन्होंने देखा कि कंपनी सचमुच ग्रो कर रही है तो अपने जेब से थोड़े से पैसे और निकाले और रिलायंस कंपनी में डाल दिए। तो ऐसा करने के बाद भी उन्होंने लगभग 53,124.20 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। तो टोटल सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने अपने पास इकट्ठे किए 1,68,818.15 करोड़। कैन यू इमेजिन कि किस तरीके से, कितनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने चाल चली कि उन्होंने बेस्ट मोमेंट का इंतजार किया और उस मोमेंट पे वो ये कर बैठे। एक पॉइंट और भी है कि अगर आज ये कोरोना ना होता तो भी उनको यही काम करना था, बट क्योंकि कोरोना था तो उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया, सस्ते प्राइस थे और उस पर उन्होंने दाव चल दिया। इसीलिए मैंने कहा था सबसे पहले कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने के पीछे लग जाती है, और शायद मुकेश अंबानी के साथ भी यही हुआ। मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है कि आखिर और भी क्या चीजें हो सकती थी, वो उसके लिए जरूर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।